हेलो एवरीवन। इससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिगैंड्स के बारे में और आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो थ्योरी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन ज्यूरिख अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा प्रपोज किया गया है। ठीक है। और ये थ्योरी में है वैलेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट डिस्कशन हो रहा है और है वैलेंस इज डिस्कस्ड, द टर्म वैलेंस इज discussed with more accuracy, ठीक है। ओके, फिर एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड क्या था जिसको लेके वर्नर्स ये जो थ्योरी प्रपोज किए हैं, वो क्या है? वो दो कंपाउंड को लेके, एक है कोबाल्ट क्लोराइड और एक है अमोनिया। ठीक है। ये जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेके कुछ कंपाउंड्स वो प्रिपेयर किए और जो जो कंपाउंड्स उनको मिला, वेरियस कंपाउंड्स मिला, वही COCl3 एंड अमोनिया को वेरियस कंडीशन में मिलाए, वेरियस कंडीशन में रिएक्ट करके उनको डिफरेंट कंपाउंड्स मिला। वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स मिला, उनका नेचर, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज को देख के वो एक थ्योरी दे रहे हैं, वो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है। क्या क्या कंपाउंड्स उनको मिल रहा है ये COCl3 एंड NH3 को रिएक्ट करके? वो है कंपाउंड 1 हम लेंगे। कंपाउंड 1 वो है COCl3.6NH3। सेकंड आता है COCl3 5NH3। थर्ड आता है COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3 और फिर 4 नंबर का कंपाउंड COCl3 है क्या रे 3NH3। ठीक है। ये चारों जो कंपाउंड है, ये चारों कंपाउंड का कलर क्या क्या है? पहले वाला जो है फर्स्ट नंबर का कंपाउंड वो है येलो। ये येलो कलर को देख के इसका नाम दिया गया था ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। क्या दिया गया था? ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। हम लिख लेंगे पहले किसका क्या कलर है, फिर 2 नंबर का कंपाउंड का कलर है पर्पल, देन आता है ग्रीन और फिर आता है वायलेट। ठीक है। और ये जो हमको कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये कंपाउंड का जो नाम है वो है ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ओके। porphyrio complex। देन आता है ग्रीन, जिसको लिखते हैं प्रासेओ कॉम्प्लेक्स। एंड देन आता है वायलेट, हेंस द नेम इज वायोलियो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये 4 कंपाउंड को जनरली, बहुत सारे कंपाउंड को वो अलग अलग मेटल आटम को लेके, अलग अलग कंपाउंड लेके वो तो फॉर्मेशन किए, तैयार किए, लेकिन बेसिक हम जो डिस्कशन करेंगे बस वही 4 कंपाउंड को लेके, इनका नेचर और बिहेवियर को लेके ये थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर ये जो प्रॉपर्टीज को स्टडी किए, जो कुछ पॉइंट्स और कुछ पोस्टुलेट्स वो दे रहे हैं, वो क्या है?
सो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे postulates of Werner's coordination theory, postulates of Werner's coordination theory. ठीक है. So the first most important point is that every atom exhibits two types of valencies. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ valencies. ये जो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो कर रहा है, कुछ भी एटम्स हम देख रहे हैं, कुछ भी एटम्स हम लेंगे तो वो दो टाइप का वैलेंसी शो करेगा. वो क्या है? ये जो वैलेंसी है, दो प्रकार का वैलेंसी आएगा. वो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी. And the second one will be the secondary valency. कुछ भी एटम हम ले रहे हैं, इसका दो वैलेंसी शो करने का कैपेबिलिटी है. ठीक है. पहले वाला जो प्राइमरी वैलेंसी हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी और आयोनाइजेबल. ये नाम जो हम लिख रहे हैं आयोनाइजेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. और जो सेकेंडरी वैलेंसी, इसको बोलते हैं और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी. ठीक है. ओके. फिर ये जो आयोनाइजेबल हम बोल रहे हैं, ये आयोनाइजेबल क्यों है? क्योंकि ये तो पहले किसके द्वारा सैटिस्फाई हो रहा है? satisfied by नेगेटिव आयंस. क्या है ये satisfied by नेगेटिव आयंस का मतलब क्या है? मैं लिखूंगा कि COCl3 तो हम लिख रहे हैं COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड. इसमें जो क्लोरीन है, ये नेगेटिव आयन Cl माइनस के जैसे है, Cl माइनस के रूप में है. इसीलिए कोबाल्ट का इधर वैलेंसी आ रहा है कितना? कोबाल्ट का वैलेंसी आ रहा है +3. प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है +3, क्योंकि तीन जो क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन का नेट चार्ज है -3. ये नेगेटिव चार्ज के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है +3. ठीक है. तो सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस का आयंस लिखने का ये जो इरादा इसलिए है. ठीक है. फिर प्राइमरी वैलेंस के बाद हम जा रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी. इधर क्या है? ये सैटिस्फाइड हो रहा है, सैटिस्फाइड बाय, उधर तो खाली नेगेटिव आयन का द्वारा हो रहा था, इधर लेकिन सैटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव और एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ओके. ये सेकेंड पॉइंट की बात है. तो इसको हम नॉन आयोनाइजेबल क्यों बोलते हैं? फिर सैटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या है? ओके. तो फिर हम चलेंगे, ये जो बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी, ये किसके साथ समान है? ये corresponds to the oxidation state OS. This corresponds to the oxidation state of the central atom or of the metal atom. ठीक है. लेकिन इधर जो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी हम बोल रहे हैं, वो कॉरेस्पॉन्ड टू
कोऑर्डिनेशन नंबर। बस ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमको पहले से ही पता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है सेकेंडरी वैलेंसी भी उतना होता है। लेट अस टेक वन अनदर फ्रेज। तो प्राइमरी वैलेंसी में हम प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज represented by डॉटेड लाइंस, ऐसे, ठीक है। लेकिन इधर सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, ऐसे, ठीक है ना। ओके, फिर किधर हम ऐसे प्राइमरी वैलेंसी देख पाते हैं और किस टाइप का कंपाउंड में हम सेकेंडरी वैलेंसी देख पाते हैं? तो हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे प्राइमरी वैलेंसी का। these valency are found in, एग्जाम में भी ऐसे करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट नोट बना सकते हो इसको देख के। ऐसे ही लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सा मार्क आएगा। these valency are found in simple salt of metal atoms। मेटल आटम का सिंपल सॉल्ट में ये वैलेंसी पाया जाता है। इसका मतलब है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का, ले सकते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। 3 क्लोराइड आयन इसमें है, 3Cl माइनस होने से ये नेगेटिव, हम बोल रहे थे ना सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन होने से इसका जो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी कितना आता है? +3। हम इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऐसे और एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं, एग्जांपल 2 प्लाटिनम क्लोराइड। 4 क्लोराइड आयन होने से ये 4 क्लोराइड आयन का टोटल चार्ज होता है -4, इसलिए ये जो प्लाटिनम है इसका चार्ज बन जाता है +4। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 4, ठीक है। लेकिन इधर इन सेकेंडरी वैलेंसी किधर हमको मिलता है? हमको सेकेंडरी वैलेंसी मिलता है जब एक मेटल आटम कोऑर्डिनेट होता है उसका सराउंडिंग एटम्स के साथ है। दिस वैलेंसी और these valencies are found in coordinated complex, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स करके नाम दे रहे हैं, एक अलग सा कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इन विच द बॉन्डिंग is different from normal ionic or covalent bond, ठीक है ना। इसके बारे में भी वो बोल रहे हैं। फिर चलेंगे, ये था पहला कंपैरिजन। और क्या क्या रहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में, और क्या क्या पोस्टुलेट्स, ये तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस हम देख रहे थे। और क्या क्या पोस्टुलेट है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट में ही डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी डिस्कशन हो गया। अब फिर हम देखेंगे क्या क्या अदर्स पोस्टुलेट्स हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में, पोस्टुलेट 2 में आता है क्या है? एवरी atom tends to show both type of valencies। इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट जो है, एवरी एटम चाहता है कि वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करें, ठीक है।
पर्टिकुलर उस केस में हम अगर कोई एटम डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बाबा? अगर कोई एटम डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, डुअल बिहेवियर का मतलब बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड क्या रे सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहा है, तो उसको कैसे फिर हम बोल रहे थे प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंस को सॉलिड लाइन। अगर कोई एटम डुअल वैलेंसी दिखा रहा है तो इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन का कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एटम रिप्रेजेंटेड बाय, अगर कोई एटम डुअल बिहेवियर दिखा रहा है तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या रे, अभी चलेंगे, हेलो, अच्छा, फिर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड एंड डैश्ड लाइन, ठीक है। फिर चलेंगे कि अगर ये जो सेकेंडरी वैलेंसी की बात हम बोल रहे हैं, secondary valency is fixed, secondary valency is fixed for any metal। अगर कोई मेटल के बात हम बोल रहे हैं तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब यह है, फिक्स्ड होने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि कैसे मेटल आटम, कौन सा मेटल आटम कितना सराउंडिंग आटम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। फिर 4.4 आता है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी हम बोल रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डिरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। जो हम बोल रहे हैं, जो भी सराउंडिंग एटम्स आके सेकेंडरी वैलेंसी के साथ मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सराउंडिंग एटम एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, इसका पोजीशन फ्लक्चुएट नहीं होता है, पोजीशन फिक्स होता है। और पोजीशन फिक्स होने से एक फिक्स्ड, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन, इसके ऐसे होने से क्या होता है, it gives a definite geometry to the complex। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उसको एक डेफिनेट ज्योमेट्री देता है टू द कोऑर्डिनेट, डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ये जो डेफिनेट ज्योमेट्री होने से फिर क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स का फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है तो एक ही फॉर्मूला से मोर देन वन कंपाउंड हमको मिल पाएगा। स्पेस में वो जो सेम सराउंडिंग एटम्स और ग्रुप्स है वो डिफरेंट मैनर में अरेंज हो जाएंगे और सेम फॉर्मूला से मोर देन वन कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर, जिसको हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर्स। ये स्टेरियो आइसोमर बस हैं, स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है। और स्टेरियो केमिस्ट्री ये जनरेट होता है बस वही सेकेंडरी वैलेंसी का फिक्स्ड पोजीशन को डायरेक्ट होने से। इसका मतलब क्या है, स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, अगर कोई सेंट्रल एटम का, मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से क्या होता है, सेंट्रल एटम या मेटल एटम के साथ 4 सराउंडिंग ग्रुप या एटम आके कोऑर्डिनेट करते हैं। करने से स्ट्रक्चर क्या होता है, या तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लानर हो सकता है। हमको ये पता है VACPR थ्योरी से, ठीक है ना। अच्छा, ठीक उसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो
ये हमको देता है ऑक्टाहेड्रल। क्या देता है? ऑक्टाहेड्रल। हेक्सागोनल नहीं। इसको कैसे मतलब जो वर्नर प्रूव कर पाते हैं कि एक्चुअली अगर 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, हेक्सागोनल प्लानर बा प्लानर हेक्सागोनल नहीं होगा। इसको भी वो बहुत अच्छी तरह से प्रूव किए हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रॉपर्टीज और नेचर और बिहेवियर मिल रहा है इनको, ये जो कंपाउंड्स, क्या क्या कंपाउंड्स हमारे लिए था? फर्स्ट कंपाउंड था COCl3 6NH3, ये एक कंपाउंड था। ठीक है ना, ये एक कंपाउंड था 6NH3। फिर कंपाउंड 2 था COCl3 5NH3। ठीक है। फिर थर्ड कंपाउंड था COCl3 4NH3। ठीक है। फिर फोर्थ वन था COCl3 3NH3। ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि कैसे इसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे डॉटेड लाइन या फिर सॉलिड लाइन को लेके पूरा वो कंपाउंड को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज तो मॉडर्न जमाने में कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगैंड्स, आयन्स, क्या क्या है वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन उनके टाइम पर क्या कैसे वो डिस्कशन किए या कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जो कंपाउंड ये COCl3 6NH3 को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे नेचर देखने के बाद इधर उनको मिल रहा है 4 आयंस। इधर कितना आयंस उनको मिला? आयंस है 4। नंबर ऑफ आयंस इनको मिल रहा है, नंबर ऑफ आयंस मिल रहा है 4। अगर ये नंबर ऑफ आयंस इनको मिल रहा है 4, तो ये 4 फिर क्या है? 3 क्लोराइड आयंस इंक्लूडेड। इनको क्या मिल रहा है 4 आयन में से? क्लोराइड आयन का नंबर कितना है? क्लोराइड आयन का नंबर है 3। तो इसीलिए वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं सेंट्रल एटम बीच में रहेगा कोबाल्ट, और इधर एक क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी में 3 क्लोराइड आयन आयोनाइज होगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है वो आयोनाइज होंगे। आयोनाइजेबल वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 डॉटेड लाइन से हम दिखा देंगे कि हमारे लिए ए से क्लोरीन 3 आइटम है जो आयोनाइज कर सकते हैं। 3Cl- हमको मिलेगा। फोर्थ आयन क्या है? जो रेस्ट है। रेस्ट कितना है? पूरा 6NH3 मॉलिक्यूल। हम बोल रहे थे कि सेकेंडरी वैलेंसी या तो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो पाता है। तो इसलिए इधर पूरा 6 का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 का 6 सेकेंडरी वैलेंसी पूरा हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो रहा है। NH3 4 और इधर 2 NH3 और फिर इधर एक NH3। ठीक है। तो ये होता है COCl3 6NH3। 3 आयन मिल रहा था क्लोराइड का, तो इसीलिए 3 डॉटेड लाइन से और 6 अमोनिया ग्रुप आके कोऑर्डिनेट करते हैं वो सॉलिड लाइन से। हमको पता है कि जो सॉलिड लाइन में है वो आयोनाइज नहीं करते हैं। तो हाँ, हम इस कंपाउंड को एक रेफरेंस इधर में दे देता हूं। अगर इसको मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन से लिखूं तो ये होगा कोबाल्ट और अमोनिया हो जाएंगे लिगैंड, वो 6 है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेंगे और बाहर चला जाएगा 3 क्लोराइड, क्योंकि जो बाहर रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है वो आयोनाइज करता है, हमको पता है। ठीक है। फिर सेकंड कंपाउंड हम लेंगे COCl3 5NH3। इधर वो एक्सपेरिमेंट से इधर वो एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट से नंबर ऑफ आयंस इनको मिल रहा है। उधर मिला था 4, नंबर ऑफ आयंस
इज इक्वल टू उनको मिल रहा है 3। नंबर ऑफ आयन कितना मिलता है रे? नंबर ऑफ आयन मिलता है 3, इंक्लूडिंग उधर कितना क्लोराइड था? उधर 3 क्लोराइड था। इधर जो 3 में से टोटल आयन 3 में से कितना क्लोराइड आयन है? क्लोराइड आयन का संख्या है 2Cl माइनस। सो कितना क्लोराइड आयन है? 2। और रेस्ट क्या है? रेस्ट एक ऑन आयोनाइज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे कि पहले इधर है कोबाल्ट, ठीक है, इधर है कोबाल्ट, एक इधर दिखा देंगे क्लोरीन, फिर इधर एक दिखा देंगे क्लोरीन, और जो थर्ड वन क्लोरीन है वो इधर डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, इसलिए इसको ऐसे हम दिखाएंगे क्योंकि 2 क्लोराइड आयन ही इधर आयोनाइजेबल है और थर्ड वन इज शोइंग डुअल बिहेवियर व्हिच इज नॉट आयोनाइजेबल। तो रेस्ट जो 5 NH3 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर एक, ठीक है, इधर एक, फिर है, फिर इधर एक, इधर एक और इधर एक, 5 NH3 हो गया ना। हम बोल रहे थे कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आटम इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता। पहले जो COCl3 6NH3 बोल रहे थे उसका भी 6 सॉलिड लाइन था, इधर 5 सॉलिड लाइन और एक डुअल बिहेवियर है सॉलिड प्लस डॉटेड लाइन। हमको पता है जो सॉलिड प्लस डॉटेड लाइन है वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट करता है, जो आयोनाइज नहीं होता। तो ये बनता है किसका स्ट्रक्चर? COCl3 5NH3 का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेंगे, थर्ड वन इज COCl3, क्या रे? COCl3 4NH3, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बाबा, इधर आयंस, नंबर ऑफ आयंस कितना मिल रहा है? नंबर ऑफ आयंस मिल रहा है 2। ये 2 में से कितना क्लोराइड आयन है? 1 क्लोराइड आयन है। तो इधर मिल रहा है हमको 1 क्लोराइड आयन। तो एक ही आयोनाइजेबल वैलेंसी डॉटेड लाइन रहेगा और 2 क्लोरीन डुअल बिहेवियर दिखाएंगे। तो इसलिए इसको हम दिखाएंगे कैसे? CO, ये है CO, पहले ये क्लोरीन को डुअल बिहेवियर दिखा दो एंड ये ऊपर वाला क्लोरीन को भी डुअल बिहेवियर दिखा। जिधर भी 2 क्लोरीन को हमको दिखाना है डुअल बिहेवियर जो नॉन आयनाइजेबल है, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और जो थर्ड वन है उसको हम दिखाएंगे डॉटेड क्योंकि एक ही क्लोराइड आयन इधर आयोनाइजेबल है। फिर हम क्या करेंगे? 4 NH3 हमको देना है, इधर एक, इधर एक, ये सब सॉलिड आयन क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, अमोनिया निकल के कोबाल्ट से अलग नहीं होता है। तो ये है NH3, ये है NH3, बस बन गया, ठीक है। ये है COCl3 4NH3 का बात। 1 क्लोराइड आयन इज आयोनाइजेबल। फिर चलेंगे द फोर्थ कंपाउंड जिसमें कोई भी आयन नहीं है, COCl3 3NH3। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 0, यानी जो भी ये कोऑर्डिनेट है ये एक ही कॉम्प्लेक्स में है। पूरा का पूरा 3 क्लोरीन एंड पूरा का पूरा 3 अमोनिया मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेटेड with the central atom so that they will not be ionized, hence no ions are formed. That's why 3 का 3 क्लोरीन को हम अभी क्या करेंगे? 3 का 3 क्लोरीन को हम वही डुअल बिहेवियर दिखाएंगे। क्लोरीन इधर एक, क्लोरीन इधर एक, और थर्ड वन इज ऑल्सो द सेम, थर्ड वन इज ऑल्सो द सेम। तो 3 NH3 हमारे लिए एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ओनली सॉलिड लाइन में रहेंगे। अगर इसको मॉडर्न डेफिनेशन से हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा रे? तो ये बन जाएगा एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हर एक
एटम्स रह जाएंगे CONH3 होल 3 Cl3, बस इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6, वही सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स इधर भी है। ठीक है, ये था उनका क्या रे पोस्टुलेट्स। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कि कैसे क्या बॉन्ड तैयार होता है, बॉन्ड का मतलब क्या है, वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंसी को तो बहुत अच्छे तरह से वो वर्नर डिस्कशन कर लिए। अभी क्या हुआ कि ऐसे जो एक नया टाइप का कंपाउंड होता है, कुछ ग्रुप्स आयोनाइज होते हैं और कुछ रह जाते हैं, तो उसको कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न डेफिनेशन में ये जो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या है। फिर लेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में पहले वाला जो मॉडिफिकेशन है वो है रिप्रेजेंटेशन, कैसे किया जाता है। पहले वाला जो है वो है रिप्रेजेंटेशन, कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर हमारे लिए है COCl3 6NH3, तो इसको हम कैसे, इधर नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस हमको मिल रहा है 4। ये 4 आयन कैसे दिखाना है, ये 4 में से कितना क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन को इंक्लूड करके 4, तो रेस्ट जो है एक आयन, 3 क्लोराइड 3 आयन मिल के 4 होते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं CONH3 कितना है 6 कोऑर्डिनेटेड है, वो नॉन आयनाइजेबल है, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो ये Cl3 बाहर है, 3 क्लोराइड जो बाहर है वो आयनाइज करता है, जो अंदर है वो आयनाइज नहीं करता। इसको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले से क्लास से। ये है पहले बात। प्राइमरी वैलेंसी को अभी हम कैसे करके जानते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो प्राइमरी वैलेंसी are called the ionic bonds. Primary valency are called the ionic bonds. और वर्नर के हिसाब से जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड और आर रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, प्राइमरी वैलेंसी आर कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड्स, सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, फिर हम चलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग क्या क्या है। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग क्या क्या है। ठीक है, यह है सम एक्सपेरिमेंटल findings by Werner with respect to this Werner coordination theory. So क्या क्या हमको मिल रहा है, बहुत सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लेंगे। फर्स्ट वन कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम एंड कोबाल्ट इज 6। इसका मतलब हम जैसे कि बोल रहे थे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट करता है मेटल आटम तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है। प्लैटिनम और कोबाल्ट बोथ का, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 6। फिर क्या है, नेक्स्ट हम लेंगे जो कोबाल्ट क्लोराइड है COCl3 4NH3, COCl3 4NH3 है, कोबाल्ट का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसका शेप क्या है, इसका शेप है क्या
ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं वो, कि वो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्यों ये इसको क्यों कंफर्म कर रहे हैं, क्यों प्लानार हेक्सागोनल नहीं है, प्लानार हेक्सागोनल क्यों नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वो आइसोमराइजेशन दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर प्लानर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमको जैसे कि पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने से ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसीलिए प्लानर हेक्सागोनल नहीं है। ये COCl3 4NH3 का डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कलर का कंपाउंड तैयार हो पा रहा है, वही सेम फॉर्मूला है। इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल ही है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल होने से ही वो आइसोमर शो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या फाइंडिंग्स है, नेक्स्ट फाइंडिंग्स जो है बाबा वो है जो MAA3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ये जो ए को कैसे क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। वो बोल रहे हैं MAA3 टाइप का, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले पाएंगे कि M के जगह कोबाल्ट ले लो सेंट्रल आटम, और AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड के पास EN ले लो, इथाइलिन डाइअमीन। पता है हमको, हम लिगैंड डिस्कशन कर रहे थे, क्या है इथाइलिन डाइअमीन हमको पता है कि CO के साथ हम क्या करेंगे, EN3, जिसमें 2 नाइट्रोजन आटम होता है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, COEN3। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास अगर है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर लेगा, वही हम जैसे बोल रहे थे कि जैसे कि COCl3 4NH3 है, ठीक उसी तरह इधर भी इथाइलिन डाइअमीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड के साथ करेगा और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाएगा, ठीक है ना। इसलिए फिर हम देखेंगे ये भी, इधर भी ये कंपाउंड जो है वो प्लानर हेक्सागोनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्लानर हेक्सागोनल होने से कभी भी आइसोमराइजेशन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। फिर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ applications of Werner coordination theory. तो फर्स्ट वन इज कि ये जो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, इससे हम क्या कर पाएंगे, हम 4 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से, या मतलब कोई अगर एटम 4 या 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स करता हो तो उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है। सो determination of complex of coordination नंबर 4 या फिर 6, ठीक है। और क्या क्या एप्लीकेशन है, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, हम आगे जाके पढ़ेंगे आइसोमरिज्म क्या है, कैसे है। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, इसके हैं, इसका भी डिटर्मिनेशन हो पाएगा, हैं। यू कैन राइट, वी कैन डिटरमिन आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या है, नेचर एंड बिहेवियर, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स क्या नेचर है, कितना आयंस देता है, इसका
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक हम डिटरमिन कर पाएंगे इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, and osmotic pressure, and the most important is relative lowering in vapor pressure. हमको जैसे कि पता है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस रहेगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा। तो वही सेम फॉर्मूला से अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है, वही COCl3 4NH3 COCl3 5NH3 में वही क्लोरीन है, अमोनिया है, हर एक कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस चेंज होता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आयंस चेंज होने से जो है कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है, कंपाउंड्स का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी चेंज होता है, आयंस का नंबर चेंज होता है, मतलब कंपाउंड्स का भी इसका जो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। सो वही है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स। तो फाइनली हम डिस्कशन करेंगे ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस क्या है इस थ्योरी का। तो फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डजंट एक्सप्लेन, वो तो बोल रहे हैं कि इस कंपाउंड का ज्योमेट्री वो है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो है, या फिर सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बोलते ही नहीं है, ज्योमेट्री ये है, कलर ये है। सो द कॉज ऑफ color magnetic property and magnetic properties and geometry are not given, मतलब क्या है इसका कलर, क्यों है, क्यों येलो है, क्यों वायलेट है, ठीक है ना, जिसको जाके हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चल जाएगा, या फिर डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेके हम कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारे बातें हम डिस्कशन कर पाएंगे जो इस थ्योरी में डिस्कशन नहीं हुआ है। ये एक डिसएडवांटेज है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली ये जो सेकेंडरी वैलेंसी हम बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स करके भी हम बोल रहे हैं, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सो कुड नॉट explain the type of bond formation इलेक्ट्रॉनिकली, कैसे इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सारे ड्रॉबैक्स के साथ आज का क्लास खत्म होता है, और आगे जाके हम आइसोमरिज्म लावाइल एंड इनॉट कॉम्प्लेक्स क्या है इसके बारे में ऑल्सो कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe to my channel so that I can make videos like this for you. Thank you so much.